एपिसोड की शुरुआत में शी के फादर और लिन की अंकल चेंग एक दूसरे से कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। फेंग को लग रहा था कि मिस्टर शाओ पूरी कंपनी लिन के नाम कर देंगे, पर चेंग के हिसाब से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, पर शेंगवान कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल अभी लिन के अंडर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शाओ हमेशा स्मॉल पार्टी करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सभी इन्वेस्टर्स और कंपनी हेड को अपनी पार्टी में बुलाया है। कहीं वो फैमिली में से किसी को कंपनी हैंडओवर करने का अनाउंसमेंट तो नहीं कर रहे हैं। फिर चेंग से मिलने के बाद फेंग अपने असिस्टेंट को लिन की इन्फॉर्मेशन निकालने का काम देते हैं। तभी उन्हें उनका कॉल आता है, जो कि फेंग को बाहर डिनर करने के लिए बुला रही थी। पर फेंग इसके लिए मना कर देता है और उन्हें शॉपिंग मॉल तक पिकअप करने की बात कहता है। जिसके बाद वो शॉपिंग मॉल तक यून और उसकी बेटी को पिकअप करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद कार में यून और उसकी बेटी आकर बैठती हैं, जिन्होंने श्याओ की पार्टी में जाने के लिए पूरी शॉपिंग कर रखी थी। नियान ने तो फेंग को इम्प्रेस करने के लिए एक गिफ्ट भी खरीदा था, पर फेंग उन्हें सीधे सीधे पार्टी में ले जाने से मना कर देता है और नियान को अपने बिजनेस पर ध्यान देने को बोलता है। नियान को पहले की तरह जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उतनी वो देने के लिए राजी थे। सिर्फ वो अपना बिजनेस बड़े लेवल पर करे, ना कि कोई छोटा बिजनेस करके उनका नाम खराब करे। ये सुनकर यूनो और नियान अंदर ही अंदर खुश थे, क्योंकि बिजनेस के बहाने वो लोग उससे पैसे जो निकलवाना चाहते थे। हालांकि यून नियान को शाओ की पार्टी में भेजना तो चाहती थी, ताकि नियान बड़े बड़े लोगों से अपना कनेक्शन रखे और किसी अमीर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। पर अगर फेंग उन्हें ले जाना नहीं चाहता तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वहीं शी इंजीनियर टीम के लिए वेकेशन से बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई थी, ताकि वो लोग दिल से ईगो गार्डन के काम में हेल्प कर सके। यहाँ पर इंजीनियर की टीम लिन के प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी चाहते थे। तब शी अपने हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें देती है, जो कि उन इंजीनियर को बहुत ही पसंद आती है। अब जब लिन शी से उन इन्फॉर्मेशन की बात पूछता है, तो शी से उसे पता चलता है कि उसने उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिडिल स्टेट में सेल करने की बात करी है, जहाँ पर मेड इन चाइना लिखा होगा। साथ ही वो लोग बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, जिन्हें वो लोग यूएस और यूरोप में लॉन्च करेंगे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन लिन ने कभी रखे ही नहीं थे। शी ने अपने हिसाब से ये पॉइंट्स बनाए थे, ताकि एम्प्लॉयज नए प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहे और खुशी से काम करे। हालांकि शी का आइडिया लिन को बहुत ही पसंद आता है और अब वो उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में काम करने वाला था। जिसके बाद लिन इसी पीवी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग में जाता है, जहाँ कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज और मिस्टर वो मौजूद थे। इस मीटिंग में अब तक प्रोजेक्ट का जो भी काम हो चुका है उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स भी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और उनका मेन मोटिव सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करना रहेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद रात को लिन शी को अपने घर पर लाता है, जहाँ पर वो उसके लिए कुछ बुक्स लाया था। पहली बार जब शी लिन के घर पर आई थी, उस वक्त उसके पास टाइम पास करने के लिए एक भी बुक नहीं मिली थी। सभी लिन के मेडिकल स्टडी की बुक्स थी। इसीलिए लिन के इस एफर्ट को देखकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद शी उन बुक्स को चेक करने लग जाती है और लिन उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है। इस दौरान शी उससे उसके डेस्क पर पड़े सोयाबीन के बारे में पूछती है। पिछली बार भी उसने लिन के डेस्क पर यही सोयाबीन देखा था। यहाँ पर लिन ने उस सोयाबीन को खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लेफ्ट हैंड की मसाज थेरेपी के लिए रखा था, जो सुनकर शी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। पता नहीं लिन को अपने लेफ्ट हैंड में कितना पेन होता होगा। ऊपर से लेफ्ट हैंड की वजह से जो उसे अपना सर्जरी प्रोफेशन छोड़ना पड़ा, उसके लिए लिन का दुख तो इस पेन से कहीं ज़्यादा है। दिन के हिसाब से कभी कभी उसे अपनी लेफ्ट हैंड में इतना दर्द होता है कि वो रो देता है। ये सुनकर शी उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। लेकिन फिर शी एम्बैरस होकर उसका हाथ छोड़ देती है और उन बुक्स को खुद उठाने लगती है, ताकि लिन के हाथ में पेन ना हो। पर लिन के हिसाब से उसने शी को बैल्कनी से गिरते टाइम पकड़ा था, तो इन बुक्स का वेट तो वो झेल ही सकता है। फिर शी अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन से अब पीवी प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से चलने लग जाता है, जिसमें शी का सबसे मेन पार्ट रहा। यहाँ पर शी पहले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में थी, तो अब एडमिन डिपार्टमेंट में। उसे इतना अच्छा काम करता हुआ देखकर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड उस पर काफी प्राउड फील कर रहे थे। साथ ही वो शी से प्रॉमिस करते हैं कि इस पीवी प्रोजेक्ट में फाइनेंस से जुड़े काम में वो उसकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। इवनिंग में शी को यन का मैसेज आता है, जो शी से लिन उन्हें किस रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाने वाला है इस बारे में पूछती है। शी के फ्रेंड्स लिन के साथ डिनर पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी शी को उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे कल मिलना चाहते थे, पर कल तो शी लिन के साथ डिनर पर जा रही है, तो वो अपने फादर से मिलने से इनकार कर देती है। लेकिन जब वो उसे लंच पर मिलने को कहते हैं, तो शी मान जाती है। असल में फेंग ने लिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जहाँ पर उसे लिन और शी के बीच चल रहे प्यार के बारे में भी पता चला। इसीलिए अगले दिन शी से लंच पर मिलकर उसे लिन से दूर रहने के लिए बोलते हैं। उनके हिसाब से लिन शी को धोखा दे रहा है, लिन उनके पैसों के पीछे है। पर शी के मुताबिक लिन इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, ऊपर से वो सालों तक एक बड़ा सर्जन था,
तो वो फैंग के पैसों के लालच में तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि फैंग के मुताबिक लिन को उसके ग्रैंडपा शाओ की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही उसका कंपनी में कोई हक रहेगा। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है वहां पर। इसीलिए तो 2010 की एक पार्टी में लिन ने नियान को देखकर उसे शादी करने के लिए ब्लाइंड डेट पर बुलाया था, पर नियान उससे मिलने नहीं गई। इसीलिए अब लिन शी के पीछे पड़ा है ताकि उससे शादी करके उनकी प्रॉपर्टी और कंपनी पर अपना हक जमा सके। फिर भी शी अपने फादर की बातों पर यकीन नहीं कर पाती। वैसे भी उसका फादर का उसके ऊपर कोई हक नहीं है, इसलिए लिन और उसके रिश्ते के बारे में उसके फादर को कुछ कहने का कोई भी हक नहीं बनता। ये सब बोलकर शी वहां से चली जाती है, पर अब भी उसके मन में कई सवाल थे। इसलिए वो लिन के घर जाकर उसे नियान के बारे में पूछती है, पर लिन के मुताबिक वो तो नियान को जानता तक नहीं है। तब शी अपने फादर की कही हुई सभी बातें उसे बताती है। लिन उसे समझाता है कि साल 2010 की उस पार्टी में उसने शी को पहली बार देखा था और पहली नज़र में ही उसे उससे प्यार हो गया था। तब उसके दोस्त जो ने शी के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई। उसकी ब्लाइंड डेट के लिए आते समय उसका वही एक्सीडेंट हुआ और उसका पूरा करियर खत्म हो गया। एक्सीडेंट के बाद शी उससे मिलने तक नहीं आई, इसीलिए लिन उस पर थोड़ा सा गुस्सा था। पर शी के मुताबिक उसे किसी जू ने ब्लाइंड डेट के लिए कभी पूछा ही नहीं था। वो तो लिन से पहली बार कंपनी में मिली थी। अब ये बातें लिन और शी के लिए काफी कंफ्यूजिंग थी। इसीलिए लिन शी को लेकर जू के घर पर जाता है पूरा सच जानने के लिए, और लिन के फोर्स करने पर जू लिन को सच बता देता है कि असल में जू ने शी को नहीं बल्कि नियान को लिन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था। पर एन मोमेंट पर नियान ने डेट पर जाने से मना कर दिया और तब तक लिन का एक्सीडेंट भी हो चुका था। शी और नियान का सरनेम एक ही है, इसीलिए जू ने कंफ्यूज होकर शी का नाम लिन को बताया, जबकि ब्लाइंड डेट नियान के साथ फिक्स की गई थी। ये सच जू को कुछ ही दिनों पहले पता चला और लिन को सच बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी वो आज भी लिन के एक्सीडेंट को लेकर खुद गिल्ट में है। अगर उसने उस दिन उसको ब्लाइंड डेट पर आने के लिए नहीं बोला होता तो लिन का एक्सीडेंट नहीं होता। ये सच जानकर लिन शॉक में था। शी को हॉस्टल छोड़ने तक उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती और न ही लिन को कुछ बोलने की शी में हिम्मत होती है। शी समझ पा रही थी कि ये सब लिन के लिए कितना हर्टफुल होगा। अब तक वो शी से गुस्सा था क्योंकि वो उसके एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने नहीं आई, पर यहाँ तो वो लड़की शी नहीं बल्कि नियान थी। ये बात बताने के लिए शी अपने फादर फेंग को कॉल करती है। फेंग तो शी का मजाक उड़ा रहा था। उन्हें लगा कि अब शी लिन का रियल फेस पहचान चुकी होगी कि लिन उसे उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए यूज कर रहा था। अब शी उन्हें पूरा सच समझाती है कि इस सब में गलती नियान की थी। साल 2010 की उस पार्टी में नियान भी तो उसके साथ गई थी और उसने लिन रिच फैमिली से है ये जानकर लिन के फ्रेंड जो के सामने खुद को फेंग की रियल डॉटर के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया। उसका सरनेम भी सेम था, इसलिए जू और लिन को नियान पर शक नहीं हुआ। और लिन ने जू से कहा था कि उसे फेंग की डॉटर से प्यार हो गया है, जो कि शी थी ना कि नियान। नियान ही लिन के साथ उस डेट पर जाने वाली थी, पर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका सर्जन का करियर खत्म हो गया। ये जानकर नियान एक बार भी उसको खबर लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं गई। सालों तक लिन सोचता रहा कि शी ने उसके एक्सीडेंट पर भी उसकी खबर नहीं ली, उसका हालचाल तक नहीं पूछा। वो कितनी सेल्फिश हो सकती है। इसी गुस्से में लिन कुछ दिनों तक ऑफिस में उससे ओवरवर्क करवाता रहा, पर वो दिल का इतना अच्छा है कि वो ज्यादा दिनों तक उससे नाराज नहीं रह पाया। पर यहाँ मेन बात यह है कि इन सब गलतियों की वजह नियान है। उसने फेंग के साथ साथ सभी को धोखा दिया और शी का नाम खराब किया। तब फेंग को भी याद आता है कि साल 2010 की उस पार्टी के बाद नियान ने उसे कहा था कि लिन खुद उसके पास आया और उसे प्रपोज किया। लिन के दोस्त जो ने उनकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, पर डेट पर आने के दौरान लिन का एक्सीडेंट हुआ और उसका मेडिकल करियर खत्म हो गया। तो नियान डर गई और हॉस्पिटल में उससे मिलने नहीं गई। हालांकि तब फेंग ने नियान की इस बात को नॉर्मली लिया था, क्योंकि लिन के अंकल चेंग को कॉल करने पर उन्होंने नियान के बारे में मेंशन नहीं किया था। मतलब कि लिन ने किसी को भी नियान के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की बात नहीं कही थी। पर उसे समझ आया कि नियान ने उन बातों के बीच भी कितना झूठ छुपा रखा था। ये सच पता चलने पर फेंग गुस्से में यून के घर की तरफ जाने लगता है। वहीं यून नियान के साथ उसके रिच फ्रेंड से मिले एक्सपेंसिव गिफ्ट देखने में बिजी थे। तभी यून बाहर फेंग की कार की आवाज सुनकर नियान को अपने रूम में भेज देती है और खुद पूजा करने का नाटक करती है। कुछ देर बाद फेंग गुस्से में घर के अंदर आकर नियान को बुलाने लगता है। यून के बुलाने पर नियान बाहर आती है। फेंग अब सारी बातें उसे बताता है कि उसे नियान से ज्यादा अपनी बेटी शी की बातों पर भरोसा है। गुस्से में अब फेंग तो उस पर हाथ भी उठाने वाला था, पर वो रुक जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी फैमिली और बेटी को छोड़कर अपने पहले पैर यून के पास वापस आने के बाद यून की बेटी उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। नियान की वजह से वो लिन को सालों तक गलत समझता रहा और उसे गुस्से में लिन उनकी कंपनी के डील्स को भी रिजेक्ट कर रहा था।
जिस वजह से उनका मिलियंस का लॉस हुआ। अब अगर कभी नियान के झूठ की वजह से उनकी बेटी शी और उन पर कोई मुसीबत आई तो वो नियान को बर्बाद भी कर सकते हैं। फेंग का गुस्सा देखकर यून और नियान डर जाते हैं कि इस तरह से यून इमोशनली फेंग को मैनिपुलेट करती है, जिसके बाद फेंग शांत होकर वहां से चला जाता है। अब फेंग के जाने के बाद यून नियान पर भी गुस्सा होती है। एक तो वो नियान को शी से बहुत ज़्यादा फेंग की लाइफ में इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रही थी, ताकि फेंग अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी शी के नाम नहीं बल्कि नियान के नाम करे। पर यहाँ तो वो खुद ही अपनी गलतियों से फेंग की नज़रों में गिर रही है। अगर लिन का मेडिकल करियर खत्म हो गया था तब भी तो वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उस एक्सीडेंट का तो नियान को फायदा उठाना चाहिए था। अगर उस एक्सीडेंट के बाद नियान लिन की देखभाल करती तो आज वो लिन जैसे एक रिच पर्सन की वाइफ होती। अब तो उन्हें फेंग से पैसे निकलवाने के लिए उसके आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। फेंग से ज्यादा तो उसका फर्स्ट हस्बैंड नियान के फादर अच्छे थे, लेकिन उसकी मौत जल्दी हो गई, इसलिए उन्हें फिर से फेंग को अपने प्यार में फंसाना पड़ा। अगर फेंग इतना ही अच्छा होता तो वो उनसे ब्रेकअप करके यान के फादर से शादी ही नहीं करती। उस टाइम पर तो फेंग के पास कुछ था भी नहीं। यान के रियल फादर रिच थे, इसीलिए उसने उनसे शादी की थी। फेंग के पास तो बहुत देर बाद पैसे और पावर आया, इसीलिए अब फेंग तो उनके लिए सिर्फ एक पैसों की कठपुतली है जिसे उन दोनों को अपने हिसाब से नचाना है। अपनी माँ उनकी एडवाइस नियान समझ जाती है। वहीं फेंग गिल्ट में आकर अपनी एक्स वाइफ जियांग को कुछ पैसे भेजता है। पैसों को देखकर जियांग उससे इतना बड़ा अमाउंट भेजने की वजह पूछती है। तब फेंग पैसे शी के लिए भेजने की बात कहता है, पर जियांग समझ पा रही थी कि फेंग ने जरूर शी को हर्ट किया होगा, नहीं तो वो इतने पैसे कभी नहीं भेजते। इस बात का पता लगाने के लिए वो शी को कॉल करती है, लेकिन शी उन्हें इस मामले से दूर रहने के लिए कुछ भी नहीं बोलती, नहीं तो बेकार में यून और नियान के साथ उसकी माँ झगड़ पड़ेगी। दूसरी तरफ लिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पुराने घर जाता है, जहाँ पर लिन ने अपने चाइल्डहुड के साल बिताए थे। वहाँ पर अब भी उसके स्कूल सर्टिफिकेट्स, उसकी बुक्स, उसकी फैमिली फोटोज मौजूद थे। इस कार को देखकर उसकी चाइल्डहुड मेमोरी ताज़ा हो जाती है। फैमिली फोटो को देखकर और अपने लेफ्ट हैंड का जख्म देखकर वो पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वो ऑफिस भी नहीं जाता, जिस बात से शी काफी परेशान थी। पता नहीं लिन की हालत क्या होगी। तभी उन्हें उनके सीनियर से पता चलता है कि लिन किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। फिर वे शी लिन को लेकर परेशान थी, क्योंकि लिन ने उसे कल मैसेज करके कहा था कि वो सबसे कुछ दिन दूर रहना चाहता है। शी को उस टाइम वही पल याद आता है जो उसने लिन के साथ बिताए थे। इधर लिन डुनहुआंग नाम की एक जगह पर ट्रैवल करने जाता है ताकि वो अपनी परेशानी भूल सके। कुछ हद तक ट्रैवल करके उसका मूड सही भी हो जाता है, लेकिन वहां पर कपल्स को देखकर लिन को शी की याद आ रही थी। इस दौरान लिन एक पोस्ट कार्ड खरीद लेता है। फिर वो ड्राइवर के साथ एक जगह जाता है जहाँ पर बहुत से सोलर पैनल्स लगे हुए थे, जिसकी वो फोटोज क्लिक करता है। और वापस आते दौरान वो कुछ रिसर्चर्स को लिफ्ट देता है, जिनके साथ रात को लिन एक रेस्टोरेंट में डिनर भी करता है। देखते ही देखते उन अनजान लोगों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिनके साथ वो अपने बिजनेस की बातें करता है। रात को फिर वो उन रिसर्चर्स के साथ सेम होटल में रुकता है, और इस दौरान लिन शी के लिए उसी पोस्ट कार्ड में एक लेटर लिखकर बताता है कि वो पहली बार शी से कहाँ मिला था, तब शी ने क्या पहना हुआ था और क्यों वो उसे पसंद आई थी। शी को जब उसने देखा था तो वो पल उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था। उसको देखते ही उसकी पूरी दुनिया रुक सी गई थी। इस दौरान उसने लोगों से सुना था कि शी के फादर ने यून नाम की लेडी से दूसरी शादी की है, जिसकी एक शी की एज जितनी ही बेटी है, नियान। दूसरी तरफ शी लिन के दिए हुए बुक्स पढ़ रही थी, जिनमें लिन ने कुछ स्पेशल लाइंस मार्क कर रखे थे। वहीं लिन वो पोस्ट कार्ड डुहुआंग के पोस्ट ऑफिस में जाकर शंघाई में शी तक डिलीवर करने के लिए बोलता है। और शंघाई में शी अब लिन की जगह पीवी प्रोजेक्ट का काम संभाल रही थी। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीटिंग अटेंड कर रही थी। शी के पुराने सीनियर्स भी लिन के गाइडेंस के बिना शी को इतने अच्छे से काम करता हुआ देखकर इम्प्रेस थे। यहाँ पर लिन ने इको गार्डन के लिए एक नाम सोचा था, लीगुआंग गार्डन, जिसे शी लिन के हिसाब से फाइनलाइज करके रखती है। फिर घर जाते टाइम शी को ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से लिन का भेजा हुआ लेटर मिलता है, जिसे पाकर उसकी थोड़ी सी टेंशन दूर होती है। अब बस से घर जाते टाइम शी को रोड के पास वोशी सिटी का साइन दिखता है। तब उसे डॉक्टर शेन की कही हुई वही बात याद आती है कि लिन का एक्सीडेंट वोशी सिटी के पास हुआ था। शी लिन का वो लेटर पढ़ती है, जिसमें लिन ने उसको लेकर पूरी बात लिखी हुई थी कि कब उसने उसको पहली बार देखा था, कब उसे उससे प्यार हुआ। वो सब बातें पढ़कर वो काफ़ी इमोशनल होती है। शी को अब ईयर 2010 का वही टाइम याद आता है जब उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने के लिए कहा था, क्योंकि उस दिन उसकी मॉम फ्री नहीं थी। शी का तो उस पार्टी में जाने का जरा भी मन नहीं था, क्योंकि वहाँ उसके फादर आने वाले थे। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि भले ही फेंग और उसका डिवोर्स हो गया हो, पर जिन्होंने उनको पार्टी में बुलाया है उसके साथ उनका बहुत ही पुराना बिजनेस रिलेशन है,
इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उस पार्टी में जाना चाहिए, भले ही कम टाइम के लिए हो। अपनी मॉम की बात मानकर शी उस पार्टी में चली जाती है और जिन्होंने वो पार्टी रखी थी उनके साथ अच्छे से बात करती है। पर जब वो उस पार्टी में खाना खाने के लिए बैठती है, उसे कुछ लोग उसकी मॉम के बारे में गलत बातें करते हुए दिखते हैं। फेंग तब नियान के साथ पार्टी में आया हुआ था। उन्हें देखकर कुछ लोग उनके साथ उनकी दूसरी शादी और जियांग के साथ फेंग की डिवोर्स को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ तक कि एक पर्सन तो ये कह रहा था कि जियांग को शादी के बाद अपना घर संभालना चाहिए, ना कि फेंग के साथ कंपनी चलानी चाहिए थी। जियांग का फेंग से ज्यादा करियर में आगे बढ़ना ही उनकी डिवोर्स का कारण बना। औरतों को हमेशा मर्दों के नीचे ही रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही घर बर्बाद होते हैं। देखा जाए तो जियांग एक वाइफ के तौर पर टोटली फेल रही है। उसका हस्बैंड तो उसके ऊपर चीट करेगा ही। ये सब सुनकर शी को बहुत ही गुस्सा आता है। इसीलिए जब वो पर्सन उसके फादर से बात करने के लिए जाता है तो शी उसके पास जाकर उसे करारा जवाब देती है। शी के हिसाब से वो पर्सन एक लेडी बिजनेस वुमेन की पार्टी में आया है, पर उसके हिसाब से वुमेन को ज्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, उन्हें मर्दों के नीचे रहना चाहिए, उनके बराबर नहीं आना चाहिए। तो फिर क्यों वो एक लेडी बिजनेस वुमेन की पार्टी में आया है और यहाँ पर क्यों अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कनेक्शन ढूंढ रहा है? वो भला क्यों एक वुमेन से फायदा ले रहा है? अगर वो वुमेन को रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देख सकता तो उनके साथ बिजनेस करेगा ही कौन? शी की इस बात पर पार्टी की होस्ट भी एग्री करती है और तब उस पर्सन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, जिसके बाद वो शी और बाकी सभी से माफी मांगता है। ये सब इंसिडेंट दूर बैठा वॉलन देख रहा था। शी का कॉन्फिडेंस और उसकी खूबसूरती देखकर इनको उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। वहीं ये सब लेटर में पढ़कर शी को समझ आता है कि लिन ने क्यों एक बार उसे कहा था कि वो अपने पहले प्यार से पहली बार 15 जनवरी 2010 को मिला था। असल में लिन उस पार्टी का डेट और टाइम बोल रहा था जब वो उससे पहली बार मिला था, क्योंकि वही उसका पहला प्यार है। उस पार्टी के बाद लिन ब्लाइंड डेट पर शी से मिलने की उम्मीद में था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी ब्लाइंड डेट भी शी के साथ नहीं बल्कि नियान के साथ फिक्स हुई थी। पर यह बात उसे पता ही नहीं थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में मिलने ना आने के कारण सालों तक लिंची से गुस्सा था। इसीलिए लिंची को परेशान करने के लिए उसे माफी मांगता है, पर उसे शी से प्यार तो था ही, इसीलिए उसकी नाराजगी ज्यादा दिन नहीं चली। ये सब पढ़कर शी काफी इमोशनल हो जाती है। अब वो घर आते ही डायरेक्ट अपने रूम में जाकर लिन को कॉल करती है, जहाँ वो उसे कब वापस आएगा ये पूछती है। लिन बताता है कि वो कल सुबह 9 बजे की ट्रेन से शंघाई पहुंच जाएगा। ये सुनकर शी उसे वहां पर पिकअप करने की बात बोलकर कॉल कट कर देती है। अगली सुबह शी अपनी मॉम को ज्यादा कुछ जवाब दिए बिना ही लिन को स्टेशन पर पिकअप करने के लिए चली जाती है। लिन के लिए वो घर से ही खाना पैक करके लेकर गई थी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। लिन के सामने उसको जाने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए वो कुछ देर के लिए एक जगह पर छुप जाती है। पर जब वो लिन को गेट की तरफ जाता हुआ देखती है तो वो उसके पीछे भागती है। लिन उसे देखकर शॉक रह जाता है। उसने शी को गलत टाइम बताया था। फिर शी को कैसे पता चला कि उसकी ट्रेन 7 बजे पहुंचेगी? शी भी कोई कम स्मार्ट थोड़ी है। उसने पहले ही ट्रेन की टाइमिंग चेक कर ली थी, इसलिए वो 6 बजे स्टेशन आ गई। फिर शी लिन के लिए लाया हुआ खाना उसे देती है, लेकिन खाना ठंडा हो गया था, इसलिए लिन उसे गर्म करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहां पर दोनों कुछ डिशेस ऑर्डर करके मजे से खाना खाते हैं। दोनों फिर चेरी ब्लॉसम देखने का प्लान करते हैं और यहाँ पर शी कार ड्राइव करती है, लेकिन वो यू टर्न में कार घुमा नहीं पाते। जो बात लिन को बहुत ही फनी लगती है, क्योंकि शी को अपनी ड्राइविंग पर बहुत ही कॉन्फिडेंस था। किस तरीके से आप दोनों लेक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर चेरी ब्लॉसम के ट्रीज मौजूद थे। उनके बीच में से दोनों वॉक करते हुए नेचर की इस खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। दोनों उस लेटर की बात करते हैं जहाँ पर लिन से बोलता है कि एक्सीडेंट के बाद उसने शी की एज कम है ये सोचकर उससे नाराज ना होने का ट्राई किया था, पर उससे हो नहीं पाया। अब जाकर उसे पता चला कि वो तो नियान से मिलने जा रहा था, ना कि शी से। पर पास में जो कुछ भी हुआ, अब शी लिन के साथ पूरी लाइफ रहना चाहती थी, लेकिन लिन नहीं चाहता कि शी को उसकी हालत पर बुरा लगे और इसीलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में आए। अगर शी को उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो उसे रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि शी कुछ टाइम लेकर उसके प्रपोजल की बात सोचे। पर शी के मुताबिक उसे टाइम नहीं चाहिए, वो उसे सच में प्यार करती है। ये सुनकर लिन खुशी से उसे हक कर लेता है। शी भी उसे होल्ड करके हक करती है और फाइनली चेरी ब्लॉसम में दोनों एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोनों कार के पास आते हैं। इस बार लिन कार ड्राइव करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।